थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। शॉर्टकट में हम इसे एलपीजी बोल सकते हैं। आइए, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, अंग्रेजों का पूरा हमने सिनेरियो पढ़ा। अंग्रेजों ने हमें ग्रोथ नहीं करने दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा, वो इंडियन गवर्नमेंट की बात करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाए एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, देन इंडस्ट्री, देन फॉरेन ट्रेड को। अब फाइनली हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी स्ट्रैटेजी पॉलिसीज बनाई वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, जिस कारण से हमें नए रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी हमारा था, ब्रिटिश रूल की बात की गई थी 1947 तक। सेकेंड चैप्टर हमारा गवर्नमेंट आ चुकी थी, इंडियन गवर्नमेंट, जो कि टिल 1990 इंदिरा गांधी का सिनेरियो था। अब जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है थर्ड चैप्टर 1991, दैट वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हुआ क्या था 1991 में, बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था एक्सपोर्ट के कंपैरिजन। बोरिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी, लोन इतना ज्यादा ले चुके थे कि पे नहीं कर पा रहे थे। डिक्लाइन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी फॉरेन करेंसी थी, वो जो थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारी जा रही थी। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट था। तो ये सारी बहुत सारे प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, जिस कारण से फाइनली हमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, हमारा पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत कम थी, मतलब बहुत सारे लॉसेस थे। अभी हम किसके सिनेरियो की बात करें, 1951 से 1990 तक की बात। डेफिशिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिशिट हो रहा था, कम हो रहा था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा थे कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात हो रही है, हम 14% इन्फ्लेशन रेट में थे। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की बात करें तो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत ही लो होते जा रहे थे। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, हम बहुत ज्यादा उधारी करे थे। ये उधारी हमने किसके से ली? हमने गवर्नमेंट से लोन लिया था, बैंक से, पब्लिक से, इंटरनेशनल लेवल में, लेकिन स्टिल कुछ भी हमारा सही नहीं चल रहा था। फाइनली हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही थी, जिस कारण से हमें नए रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े। तो हुआ क्या, 1991 के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हम फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए दो दो लोगों के पास जाते हैं। सबसे पहला कहाँ, हम आईएमएफ के पास जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास। दूसरा हम जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। इनके पास जाके हम अप्रोच करते हैं, इतने लोन की डिमांड करते हैं, कितना 7 बिलियन लोन की हम डिमांड करते हैं। लेकिन इन दोनों बैंकों ने एक ही शर्त पे उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप हमारे लोन को रिकवर नहीं कर पाओगे। कौन सी पॉलिसी? याद करो, हमने जो सेकंड चैप्टर में पॉलिसीज पढ़ी थी। पॉलिसी नंबर 1, हमने इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन ढूंढ लिया था, हम टैरिफ, कोटाज, ये सारी चीजें लगा रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। तो इन्होंने कहा कि भैया आपको ये 3 कंडीशन माननी पड़ेगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी शर्त में हम आपको लोन देंगे, क्योंकि अगर आप लिबरलाइज, देन प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हो जाते तो आप हमारा रीपे करने की हिम्मत रख पाओगे। तो फाइनली उस टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई 1991 में, इंट्रोड्यूस हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। उस टाइम पे हमारे जो पीएम थे, दैट वाज नरसिम्हा सिमारा, एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर हमारे मनमोहन जी। मनमोहन जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि चलिए हमें ये एलपीजी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। तो फाइनली इंडियन इकोनॉमी में ये एलपीजी पॉलिसी आई। दो इश्यू थे, दो मैटर थे। सबसे पहला मैटर था शॉर्ट टर्म मैटर, दूसरा था लॉन्ग टर्म मैटर। शॉर्ट टर्म मैटर इज ऑल्सो नोन एज स्टेबलाइजेशन मेजर्स, लॉन्ग टर्म इशू इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स। सो एग्जाम में ये टिपिकल डिफिकल्ट वाले वर्ड्स आ सकते हैं और इसका मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, ये कंसेप्ट समझेंगे। चलिए, जो शॉर्ट टर्म इशू था, ये शॉर्ट टर्म इशू क्या था? शॉर्ट टर्म इशू मतलब कि हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ये छोटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? हमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो वीक था उसे स्ट्रॉन्ग करना था, ठीक है। जो हमारा हाई इन्फ्लेशन था उसे हमें ठीक करना था, ठीक। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एफिशिएंट नहीं थी। जो हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन की अगर बात करेंगे तो हम इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम ठीक करो तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ठीक हो ही जाएगी। कैसे? वापस से, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम क्या थी? हमें लॉन्ग टर्म विजन क्या चाहिए? हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी इफिशिएंट हो जाए, हम चाहते हैं हम इंटरनेशनली कंपीट कर पाए। तो इफिशिएंट और कंपीट करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म पे काम करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हाई इन्फ्लेशन को लो इन्फ्लेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये स्टेबलाइजेशन, इससे हम स्टेबल होंगे और इससे हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म होगा। चलिए चलिए, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं सारी की सारी वो 3 कंडीशन एलपीजी। सबसे पहले लिबरलाइजेशन। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? एकदम आसान सिंपल लैंग्वेज बोलो तो लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम होता है। फ्रीडम, किसकी फ्रीडम की बात हो रही है? इन्होंने कहा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। याद करो, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई थी। उस इंडस्ट्री पॉलिसी में हमें ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल था। अगर आपको याद हो, ए शेड्यूल में 17 इंडस्ट्री थी जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी। तो इन्होंने कहा कि भाई हम बाहर के प्राइवेट लोगों को क्या नहीं कर रहे, उनको क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, तो प्लीज हमें थोड़ा सा लिबरलाइजेशन, लिबर्टी देना है। तो व्हेन डिड लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया? 1990 तक
दिक्कत थी 1991 के बाद हमने लिबरलाइजेशन किया, तो पहले कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बाद में हमने रिस्ट्रिक्शन हटा दी। रिस्ट्रिक्शन क्या थी? सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन लाइसेंस राज था, बहुत ज्यादा लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर आपको याद हो, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्टार्टअप कर दिया या फिर एक्सपेंड कर दिया, फिर डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो लाइसेंस लेना पड़ता था। आरबीआई का कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट था, देन टैक्स रेट वगैरह लगते थे। तो ये 1990 से पहले की, 1990 के बाद 91 से इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आया, फाइनेंस को रिफॉर्म किया, टैक्स को रिफॉर्म किया, ये सारी चीजें आई। चलिए, तो व्हाट डू मीन बाय लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन के अगर प्रॉपर मीनिंग की बात करें तो लिबरलाइजेशन मतलब रिमूव करना। क्या रिमूव करना? एंट्री रिस्ट्रिक्शन रिमूव करना और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन रिमूव करना। किसमें से? प्राइवेट सेक्टर। जब भी प्राइवेट सेक्टर में से अगर ये दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन, एंट्री रिस्ट्रिक्शन, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हटा देते, उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब ये लिबरलाइजेशन किस किस में लाए? इंडस्ट्री सेक्टर में लाए, फाइनेंस में लाए, टैक्स में लाए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में लाए, ट्रेड। अब इनको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ? पहले लाइसेंस राज हुआ करता था, अब इस लाइसेंस राज को रिमूव कर दिया गया। कुछ ही सेक्टर्स है जैसे अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डियस केमिकल, इनको बोला कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, बाकी बिजनेस को आपको जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, पहले प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करना जो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में आती थी। अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया, भैया 3 इंडस्ट्री, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट, इसे छोड़ दो और बाकी सारी इंडस्ट्री आप कर सकते हो। पहले एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत सारे रिजर्वेशन थे। छोटे बिजनेस जैसे सेफ्टी पेंस हो गया, देन बिस्किट हो गया, आइसक्रीम का बिजनेस हो गया, ये एसएसआई को बोल देते भैया आप इसमें बिजनेस करोगे, बड़े लोग आएंगे यहाँ पे नहीं। लेकिन ये जो रिजर्वेशन थे वो अब डी रिजर्व कर दिए। प्राइस वर फिक्स बाय दी गवर्नमेंट। पहले जो भी प्राइस थी सरकार फिक्स करती थी, अब जो प्राइस है वो सरकार नहीं फिक्स करती है, वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो इंडस्ट्री सेक्टर में ये चेंजेस आए। चलिए, अब इंडस्ट्री सेक्टर के चेंजेस के बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंस सेक्टर में क्या चेंजेस है। फाइनेंस सेक्टर से मतलब ये है कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, ये सब आरबीआई से रेगुलेटेड है, ये सब फाइनेंस सेक्टर में आते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर में क्या चेंज हो? सबसे पहला चीज, आरबीआई पहले एक रेगुलेटर था। व्हाट डू मीन बाय रेगुलेटर? रेगुलेटर मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला। जो ये रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला था उसने अपने आप को कन्वर्ट किया और फैसिलिटेटर बन गया, फैसिलिटीज देने लगा। पहले आरबीआई में कोई भी परमिशन हमें लेनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, हमें ब्रांचेस खोलनी है, एसबीआई को अगर कोई भी ब्रांच खोलनी होती थी पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ऐसी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा चेंज ये आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, लेकिन अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया, मैक्सिमम 74% तक का अलाउ कर दिया। पहले गवर्नमेंट ही बस बैंक ओपन कर सकती थी, अब इन्होंने क्या कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी बैंक खोल सकता है, जैसे आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक्स। चलिए, टैक्स में कुछ चेंजेस आए। हम पढ़ क्या रहे? हम पढ़ रहे लिबरलाइजेशन। हम पढ़ रहे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में अलग अलग सेक्टर में चेंज आए। इंडस्ट्री अभी पढ़ा हमने, इंडस्ट्री में क्या पढ़ा कि पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अब नहीं लेना पड़ता। फाइनेंस में हमने पढ़ा, फाइनेंस सेक्टर में पहले आरबीआई रेगुलेटर था, वो फैसिलिटेटर बन गया। अब हम टैक्स की बात करें, ऐसे हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड की बात करें। टैक्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ, उसमें कंपनी में जॉब करने के कारण मुझे पैसा मिलता है, इनकम मिलती है, उस इनकम में जब मैं टैक्स देती हूँ तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब मैं किसी दुकान में जाके कुरकुरे खरीदती हूँ, कुरकुरे खरीदने में मैं पैसे पे करती हूँ, पैसे किसको मिलते हैं? दुकानदार को। अब होता क्या, दुकानदार ने कमाया लेकिन टैक्स में पे कर रही हूँ, क्योंकि उस 10 रुपए के कुरकुरे में क्या लिखा है? इंक्लूसिव टैक्स। दैट मीन्स डायरेक्ट टैक्स मतलब जब मैंने कमाया, मैंने टैक्स पे किया, दैट वाज डायरेक्ट टैक्स। कमाया दुकानदार ने, लेकिन पैसे मैंने पे किए, दुकानदार ने मुझसे पैसे लेके सरकार को दिया, दैट वाज इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए, पर्सन पे फ्रॉम दी ओन पॉकेट, खुद के कमाई हुए में, या फिर गवर्नमेंट को देते हैं कस्टमर से लेकर, तो उसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और ये सारे टैक्सेस अब खत्म हो चुके हैं, इसके बदले में जीएसटी आ चुका है, तो ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए, टैक्स रिफॉर्म की बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस है? डायरेक्ट टैक्स में चेंज है, पहले हाई रेट टैक्स था, अब रिड्यूस कर दिया। पहले लोग कम पे करते थे, अब ज्यादा पे करने लगे। पहले टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी होती थी, अब बेटर कंप्लायंसेस हो गए, उतनी नहीं होती। इनडायरेक्ट टैक्स की बात बोले तो पहले बहुत डिफरेंट डिफरेंट टैक्स थे, अब इसमें उन्होंने करंट बताया 2017 के अकॉर्डिंग बोला जीएसटी आ चुका है। पहले डिफरेंट रूल्स डिफरेंट स्टेट्स में था, अब उन्होंने क्या बोल दिया, ऑल ओवर इंडिया सेम रूल्स। चलिए, चेंजेस क्या हुए? चेंजेस ये हुए कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर रैशनलिज्म होने लगा। देन इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसको रिफॉर्म किया गया, प्रोसेस सिंप्लीफाई की गई। अब यहाँ पे स्पेसिफिक चलिए जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी जब पास हुआ था, ये 29 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन इफेक्ट में कब आया? फॉर एग्जाम्पल, आज कानून पास हुआ और उन्होंने बोला कि भैया 10 दिन के बाद से सब पे लगेगा और सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पास 29 मार्च 2017 हुआ, लेकिन लोगों पे लगा कब? 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई से लोगों को टैक्स देना चालू करना था। चलिए, अब यहाँ टैक्स खत्म होता है, अब हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको समझाया, दैट वाज रुपी डिवैल्यू। रुपी डिवैल्यू मतलब हम अपनी करेंसी, इंडियन करेंसी जो रुपी है उसको डिवैल्यू करें, उसकी वैल्यू कम कर रहे। चीपर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया क्यों हम कर रहे हैं? ताकि हमारे देश की करेंसी अगर सस्ती हो जाएगी तो बाहर से लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पैसा लगाने का सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। चलिए, तो हुआ क्या था 1991 से पहले
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे, हमें पैसे की बहुत शॉर्टेज थी, लेकिन हाँ जब हम ये रिफॉर्म्स लेके आए तो यस फॉरेन करेंसी ज्यादा आ गई। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या हुआ, दो चीजें हुई, पहला वैल्यू को हमने डिवैल्यू कर दिया, दूसरा हमने मार्केट में फिर छोड़ दिया। स्टार्टिंग में हमने डिवैल्यू किया, आगे चल के हमने एक चीज मार्केट पे छोड़ दी, मार्केट से डिसाइड होगा प्राइस क्या होगी। चलिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या हुआ, पहले रिस्ट्रिक्शन से इंपोर्ट में, अगर आपको याद हो हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, हमने जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिससे बाहर के लोग इंडिया में कोई भी गुड्स लेके आए तो हम महंगा कर रहे थे और लिमिट लगा दे रहे थे, तो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे इंपोर्ट में, वो रिमूव कर दिए। हमने टैरिफ, हम जानबूझ के ज्यादा टैक्स लगाते थे ताकि बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट बहुत महंगे हो जाए और इंडियन डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाए और लोग उसे खरीदे, तो अब ये भी टैक्स भी रिड्यूस कर दिया। पहले इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था, एबॉलिश कर दिया। पहले एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन था, अब एक्सपोर्ट्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, पूरे से रिमूव हो गया। अब हमारा पूरा का पूरा लिबरलाइजेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे, दैट वाज सेकंड टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, जब भी पब्लिक सेक्टर अपनी एक अंडरटेकिंग को, अपनी एक कंपनी को प्राइवेट हैंड्स में बेच देता है तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, पब्लिक सेक्टर अपने बिजनेस को प्राइवेट हैंड्स में बेचता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। अब समझते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है, ये गवर्नमेंट कंपनीज होती है, एक तरीके से गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है। अब होता है क्या है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में प्रॉफिट भी होता है, अब लॉस भी होता है, तो साफ साफ इन्होंने ये बोल दिया कि भाई सरकार अपनी उस अंडरटेकिंग को बेचेगी ना भैया जिसमें लॉस है, तो जो लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग है उसको बेच के इसको प्राइवेटाइज किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में एयर इंडिया का देंगे, तो एयर इंडिया को बेच दिया गया रतन टाटा। ये एयर इंडिया किसकी थी, पब्लिक अंडरटेकिंग थी, सरकार की थी, सरकार ने इसे रतन टाटा जी को बेच दिया, तो ये प्राइवेटाइज हो गई। चलिए तो प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। पहले 1991 से पहले क्या होता था, पहले सरकार पीएसयू में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करती थी, अब उन्होंने उसे डी इन्वेस्ट कर दिया। पहले नेशनलाइजेशन होता था, अब प्राइवेटाइजेशन होता है। पहले ऑटोनॉमी थी, ऑटोनॉमी नहीं था, ऑटोनॉमी मतलब होता है खुद के डिसीजन लेना। अब देखो जितनी भी पीएसयू है, बहुत सारे पीएसयू है, तो सरकार को क्या लेना पड़ता है, सारी की सारी सरकार को क्या लेना पड़ता है, सारी की सारी जो भी डिसीजंस होते हैं सरकार से पूछो तब ये पीओसी कर पाएंगे, लेकिन पहले हर छोटी छोटी चीजों के लिए पूछना पड़ता था, अब उन्होंने बोल दिया ऑटोनॉमी हो गई, हर एक अपनी पीएसयू खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करेंगे, ये भी एक पीएसयू है। पहले क्या होता था कि भैया कुछ भी डिसीजन लेना है सरकार से पूछो, सरकार अलाउ करेगी तो आप करोगे, लेकिन अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑटोनॉमी हो गया, दैट मींस वो अपने खुद के डिसीजन ले सकता है, बार बार सरकार के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए अब प्राइवेटाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ कंपनीज आपको दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे इंडिया प्रोटोकेमिकल लिमिटेड और मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सब पीएसयू थी एक जमाने में। अब कंपनी में बहुत लॉस हो रहा था जिस कारण से इसे बेच दिया गया, तो आज की डेट में आप उसे मारुति की सुजुकी के नाम से जाना जाता है, तो यह आज प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, इस कारण से ये इसका पुराना नाम है, देखो पीएसयू थी। ठीक, चलिए अब प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब कि पूरा 100% सेल करना, अपने पूरे बिजनेस को पूरा बेच दो। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कुछ एक पार्ट, एग्जांपल कुछ एक पार्ट हमने बेच दिया, जैसे 40%। अभी जैसे मैंने आपको एयर इंडिया का एग्जांपल दिया, यहाँ पे पूरे से बेचा है, ये 100% सेल है, तो इसे 100% सेल बोलेंगे, तो ये किसके एग्जाम्पल में आएंगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर चले आईआरसीटीसी का एग्जाम्पल देखते हैं। आईआरसीटीसी जो कंपनी है जो कि पीएसयू है, इन्होंने 67% गवर्नमेंट ने रखे और 33% उन्होंने जनता को भेज दी, तो 33% बेचा, एक पार्ट बेचा, तो एक पार्ट जो बेचा इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट में कहेंगे। तो वापस से प्राइवेटाइजेशन कितने टाइप से हैं, दो टाइप से है। पहला टाइप क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें पूरा बेचा जाता है 100% जैसे एयर इंडिया, इसमें पार्ट बेचा जाता है जैसे कि आईआरसीटीसी। चलिए अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रत्नास मिलते हैं, स्टार्स मिलते हैं, जैसे किसी होटल में आपको देखते हो कि 5 स्टार मिले, 2 स्टार मिले, तो ये रेटिंग मिलती है उनकी बहुत सारी सर्विसेज को लेकर, तो पीएसयू को भी ऐसे रेटिंग मिलती है जिन्हें हम स्टार्स नहीं बोलते, रतन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले 10 रतन थे, अब 11 रतन हो गए हैं, पहले 14 रतन नवरत्न थे। देखो 3 टाइप के रत्नास का स्टेटस, एक है महारत्नास, दूसरा है नवरत्नास, तीसरा है मिनी रत्नास। टोटल महारत्नास कितने, 11। टोटल नवरत्नास कितने, 13, डेटा बदल चुका है। देन मिनी रत्नास कितने, 73। जो ये रत्नास मिलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं, अगर किसी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, जिसका नेटवर्थ बहुत अच्छा है, जिसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ये सारे के सारे बेसिस को ध्यान पे रख के ही आपको महा, जो सबसे बेस्ट है उसको महा मिलेगा, जो थोड़ा सा कम है वो नव, और जो बहुत कम है मिनी रत्नास। यहाँ पे पूरे 11 रत्नास की पूरी लिस्ट दे रखी है, जिसमें देखो पेट्रोल पंप आपको दिखेंगे, इंडियन ऑयल दिख रहा है, देन भारत पेट्रोलियम दिख रहा है, एचपी दिख रहा है, देन भेल दिख रहा है, सेल दिख रहा है, ये सारी लिस्ट है। देन ऐसे ही नवरत्नास की भी पूरी लिस्ट है, तो ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये मिनी रत्नास की पूरे 73 की लिस्ट है, तो यस हाँ आपको लिस्ट तो याद रखनी पड़ेगी। चलिए प्राइवेटाइजेशन भी ओवर, लिबरलाइजेशन पढ़ लिया हमने, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, जब हम अपने नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ते हैं, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन।
अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इफेक्ट क्या है, जैसे कि 1991 से पहले सारे के सारे काम आउटसोर्स कहाँ होते थे, अमेरिकन एक्सप्रेस में। लेकिन जब से इंडिया में बीपीओ एंड ऑल आया है, ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉल सेंटर है बहुत फेमस है। लेकिन बस कॉल सेंटर ही फेमस नहीं है, आउटसोर्स नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आज ये डिटेल में पढ़े। तो व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, जब हम अपनी नेशनल वर्ल्ड इकोनॉमी को जोड़ते हैं उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जो बैरियर्स थे उनको रिमूव करते हैं, कैपिटल मूवमेंट के जो बैरियर्स है उनको हम रिमूव करते हैं, तभी हम ग्लोबलाइजेशन आते हैं। चलिए ग्लोबलाइजेशन में अच्छा खासा डिबेट करते हैं कि आप इसको आज फेवर में हो या फिर इसके अगेंस्ट। देखो ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं, फायदे क्या है कि आप ग्लोबल मार्केट में आते हो, देन आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस मिलते हैं, ये भी फेवर की बात हो रही है, लार्ज इंडस्ट्री को बेटर प्रोस्पेक्टस मिलते हैं, स्किल्ड पीपल को। लेकिन हाँ, जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, नुकसान नंबर 1 कि ये डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फायदे पहुंचाता है, जो पुअर कंट्रीज है इनको बहुत लॉस होता था। देखो इंडिया जस्ट आजादी हुई थी, जस्ट एलपीजी पॉलिसी लेकर आए तो हम पुअर कंट्रीज में ही आते थे, ठीक है। डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा होता है, बड़ी जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज है वो पुअर कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करती है, डोमेस्टिक कंपनीज हमारा फेस नहीं कर पाती कंपटीशन, तो ये नुकसान है। लेकिन हमेशा हम फेवर करेंगे बच्चा, ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी नुकसान भी, लेकिन ऑलवेज फेवर करो, ठीक। चलिए अब आउटसोर्स समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय आउटसोर्स। चलिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेन काम है टीचिंग करना, पढ़ाना, ठीक है। लेकिन ये इनका कोर काम है। अब उनके कुछ नॉन कोर काम है, जब बच्चे आते हैं तो उनकी गाड़ियां आती है, तो गाड़ियां खुद से हम हैंडल नहीं कर सकते, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैंडल नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी एजेंसी से वो क्या करते हैं, अपने काम को आउटसोर्स करते हैं। तो आउटसोर्स क्या किया, अपना कोर काम हम खुद कर रहे हैं, टीचिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपना नॉन कोर काम जो सिक्योरिटी का वो हमने किसी और को दे दिया, दैट वाज आउटसोर्सिंग। चलिए विच कंट्री सुटेबल फॉर द आउटसोर्सिंग, एक्चुअल में इंडिया फेमस है आउटसोर्सिंग को लेकर, तो इंडिया फेमस है। चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, फ्रांस से। हाँ जी, अगर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की बात करें तो यस इंडिया में है ये, ठीक है। पाकिस्तान और फ्रांस के कंपैरिजन। चीप लेबर की बात करेंगे तो इंडिया में चीप लेबर है, पाकिस्तान के पास है, लेकिन फ्रांस के पास नहीं है। गुड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंडिया में है, पाकिस्तान के पास नहीं है। तो हम इन तीनों एरिया में बेस्ट है, इस कारण से हमारा जो आउटसोर्सिंग है वो वर्ल्ड फेमस है। पहला, हम अच्छी इंग्लिश बोल देते हैं, यहाँ सस्ते चीप लेबर मिल जाती है, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैंगलोर साइड आप जाओगे तो देखना बहुत ही अच्छा है। चलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस आउटसोर्स होती है, बस बीपीओ कॉल सेंटर का काम नहीं होता है, कॉल सेंटर तो है ही, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का भी होता है, टीचिंग का भी होता है, बैंकिंग का भी होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे फेमस है, वर्ल्ड फेमस है हम आउटसोर्स को लेकर। अब आ जाइए, यहाँ पे दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, गैट पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ मतलब क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट मतलब क्या, जनरल एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेड एंड टैरिफ। हुआ क्या था, ये पुराना एक एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट में बहुत सारी मेंबर कंट्रीज है, टोटल मेंबर कितनी कंट्रीज है, 23 कंट्रीज है। इन 23 कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया ताकि वो बिजनेसेस अच्छे से हो सके। ये एग्रीमेंट 1948 में आया था, ये पुराना है, ये ओल्ड है, ठीक है। अब इसका सब्स्टिट्यूट नया जो मार्केट में है वो डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये टोटल 164 कंट्रीज पुराना डेटा है, नए अगर डेटा बोलूं तो 194 कंट्रीज ने आपस में ये अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें जिन जिन कंट्रीज ने साइन कर रखा है तो उनका जो बिजनेस करना होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। 1995 में इसे सक्सेसर बोलते हैं, ये न्यू है क्योंकि प्रीडिसेसर गैट था। चलिए दोनों में डिफरेंस बिटवीन की बात पढ़ेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म दे रखा है, सेकेंड और जो 1948 1995 ये एस्टेब्लिशमेंट है, देन ये एक अग्रीमेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बस गुड्स को लेके बात करता है, डब्ल्यूटीओ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करता है। इसमें पार्टीज होती है, वर्ड जो हम टर्म यूज करते हैं कि पार्टीज ने साइन किया, इसमें बोलते हैं भैया मेंबर्स। ये डोमेस्टिक लेजिस्लेशन कंटिन्यू करता है, ये नॉट परमिट। चलिए डोमेस्टिक लेजिस्लेशन क्या होता है, लेजिस्लेशन को सिंपल बोलूं तो लॉ। गैट बोलता है कि भाई नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में सब कंट्रीज एक दूसरे से बिजनेस करें, लेकिन जब भी बिजनेस करने आएंगे तो जो डोमेस्टिक एक पर्टिकुलर कंट्री का लॉ है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, जिस कारण से बहुत दिक्कत हो रही थी। डब्ल्यूटीओ ने बोला भैया जितनी मेंबर कंट्रीज है उनके पर्सनल कंट्री के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। चलिए डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है, रोल नंबर 1 क्वांटिटेटिव और टैरिफ। क्वांटिटेटिव मतलब मैं इसे कोटा बोल सकती हूँ। डब्ल्यूटीओ के आने के कारण हमारी इंडिया ने कोटा जो कॉन्सेप्ट था, कोटा मतलब एक लिमिट, क्वांटिटी की जो लिमिट थी वो उन्होंने हटा दी, और टैरिफ जो टैक्स हम अननेसेसरी ज्यादा लगाए थे वो भी उन्होंने हटा दिए। चलिए अजय, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, जिस कारण से पहले क्या होता था, क्वांटिटी लगती थी, अब क्वांटिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं। पहले बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, अब टैक्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। डब्ल्यूटीओ के काम क्या है, डब्ल्यूटीओ का काम इंटरनेशनल ट्रेड करना है, ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाकर रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिमा करना है, एनलार्ज प्रोडक्शन, एंश्योर दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी करना है, ये भी वन ऑफ द काम है। चलिए शुड इंडिया बी द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, सम स्कॉलर्स, कुछ लोग का मानना है नहीं, ठीक है, डेवलप नेशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है इस कारण से, लेकिन नहीं, आने वाला टाइम है, अब हम ग्रो हो चुके हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज को इन्होंने बस बोल रखा है चीट करते हैं, इस कारण से सजेस्ट किया जा रहा है, अदरवाइज तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हमेशा होना चाहिए। कुछ टर्म्स है
बायलेटरल ट्रेड मतलब दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट, मल्टीलेटरल मतलब दो कंट्री से ज्यादा के बीच में अग्रीमेंट, टैरिफ बैरियर्स मतलब कि हम जानबूझ के टैक्स लगा रहे हैं ताकि महंगा कर सके, नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब हम यहाँ पे टैक्स लगा के महंगा करके नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम फॉर्मेलिटीज क्वांटिटी इन सब के थ्रू जो हम बैरियर क्रिएट करें, दैट वाज नॉन टैरिफ बैरियर्स। चलिए फाइनली जो चैप्टर था हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब आते हैं हम इसके अप्रेजल। अप्रेजल मतलब मेजरमेंट करें जो एलपीजी पॉलिसी वो कितनी कारगर थी। कुछ पॉजिटिव भी और कुछ क्रिटिसिज्म भी, कुछ बुराइयां भी है। पॉजिटिव ये है कि जीडीपी हमारा पहले 5.6 था, वो 6.7 इंक्रीज हो गया। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन से अब 30 बिलियन हो गया है, ठीक है। पहले फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेक्स जो है शॉर्टकट है, फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है, रिजर्व फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व वो पहले 6 बिलियन था, अब वो 4.3 बिलियन हो चुका है। चलिए, तो यस ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने बोल दिया है, ये तो अभी हमारे फायदे थे, ये सारे के सारे हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़े। देखो पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़ लिए, अब आ जाओ क्रिटिसिज्म, बुराई करते हैं। तो बुराई नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर को लेकर अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रीज को लेकर देखोगे, सर्विस को लेकर देखोगे, तो ये डिक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर डिक्रीज हुआ है, देन ये इंक्रीज हुआ है लेकिन थोड़ा सा हुआ है, तो ज्यादा जो इंक्रीज हुआ वो सर्विस सेक्टर का हुआ है। चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उन्होंने पूरा डेटा दे रखा है कि बहुत सारे मेजर्स लेके, लेकिन हम एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज्यादा फायदे नहीं है। आ जाइए डिटेल में समझते हैं। अभी एलपीजी के जो भी मैंने चैप्टर में पढ़ाए तो एग्रीकल्चर को लेकर जिक्र तक नहीं किया, मतलब कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को लेकर रिडक्शन थे, मतलब सरकार ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, सब्सिडी हटा दी, लिबरलाइजेशन, रिडक्शन, इंपोर्ट ड्यूटीज हो गया, शिफ्ट ओवर, हम लोग कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो गए, ये दिक्कत गई। इंडस्ट्री सेक्टर में भी बहुत दिक्कत गई। इंडस्ट्री सेक्टर में ये था कि जो इंपोर्टेड गुड्स हम ग्लोबलाइज हो चुके थे, इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा सस्ते थे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, नॉन टेरिफ बैरियर्स डेवलप कंट्रीज ने जानबूझ के लगा के रखे थे। दिखने में तो लग रहा था कि हाँ कुछ बैरियर्स नहीं, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली बैरियर्स थे। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि एयर इंडिया का एग्जाम्पल हमने पढ़ा। सरकार ने सोचा कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छी खासी कीमत मिलेगी, लेकिन उनको इतनी अच्छी खासी कीमत नहीं मिली, सक्सेसफुली बना। इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, याद अगर आपको हो तो हमने टैक्स पॉलिसी में क्या किया, रिड्यूस कर दिया। अब जो थोड़े बहुत टैक्स आते थे वो भी टैक्स कम हो गए। स्प्रेड कंज्यूमरिज्म, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें लग्जरियस गुड्स की तरफ भी हमें एनकरेज करना चाहिए, और हमारा जो ग्रोथ है वो अनबैलेंस है, कुछ एरियाज है जिसमें हमने ग्रो किया नहीं, जैसे वन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब फाइनली यहाँ पे पूरा चैप्टर ओवर होता है। अब लास्ट दो टॉपिक बचते हैं, दैट वाज डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। डिमोनेटाइजेशन अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2016 में मोदी जी ने रात को 8 बजे साफ साफ बोल दिया कि भैया अब 1000 के नोट और 500 के नोट नहीं चलने वाले, तो क्योंकि ब्लैक मनी का उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन उससे पहले भी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1978 में यस डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारी देसाई थे। 1000 रुपए का नोट, 5000 का नोट, 10,000 का नोट भी डिमोनेटाइज हुआ था। अब डिमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स है, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है, इससे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। देन गवर्नमेंट इंड्यूस द टैक्स इवेजन नो लॉन्गर टू बी टॉलरेट, ये लाने के पीछे हमारा ये था कि टैक्स की चोरी ना हो, हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट हो सके, कैशलेस हम काम कर सके, तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। चलिए अब हम आते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कॉमन टैक्स है, ये पार्लियामेंट में 29 मार्च को आया, लेकिन कम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2017। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टैक्स ऑन टैक्स, इस कंसेप्ट को समझेंगे, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। होता क्या था, फॉर एग्जांपल एक होलसेलर है, फिर उसके नीचे रिटेलर है, फिर उसके नीचे कस्टमर है। होलसेलर ने भैया टैक्स दिया, 100 रुपए का पे किया, उसने टैक्स दिया 20 रुपए का, ठीक है। अब 20 रुपए का उसने अलग से टैक्स दिया, अब ये पूरा टैक्स तो भैया रिटेलर से, रिटेलर ने बोला कि भैया मैंने 30 रुपए का मार्जिन लिया प्रॉफिट, ठीक है। फिर कस्टमर से उसने क्या किया, 20 लिया, 30 लिया और 40 रुपए और ले लिया। तो होता क्या था, वैल्यू अननेसेसरी बढ़ जाती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स ही लगता था। तो टैक्स ऑन टैक्स मतलब 20 रुपए का टैक्स पे कर चुका है कौन, होलसेलर, लेकिन रिटेलर ने इसको क्या कंसिडर किया, 120 के और 30 रुपए का और लगा दिया, फिर कस्टमर से कितने का ले लिया और 40 रुपए का लगा दिया। तो ये अननेसेसरी, जब टैक्स टैक्स के ऊपर लगता है तो अननेसेसरी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जीएसटी का कंसेप्ट ये है कि वो टैक्स ऑन टैक्स या फिर टेक्निकली इसे बोलेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। जीएसटी तीन होते हैं, एक सी जीएसटी, एक एस जीएसटी, एक आई जीएसटी। जो सी जीएसटी होता है ये सेंट्रल स्टेट होता है, ये लोकल सेल मानी जाती है, मतलब आप स्टेट के अंदर कर रहे हो। आई जीएसटी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को बोलता है। टाइप्स ऑफ सेल, चलिए लोकल की बात करेंगे, इंटर स्टेट की बात करेंगे। जैसे लोकल में सेंट्रल और स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल कोई ये गुड है जिसकी वैल्यू भैया 1 लाख है, उस 1 लाख में सेंट्रल और स्टेट लेवल का जीएसटी लगे तो 1,05,000 हो जाएगा। अब आईजीएसटी की बात करेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, 1 लाख का वैल्यू है, देन उसमें 5,000 5% के हिसाब से लगता है तो वैल्यू हो जाती है। चलिए तो ये तीन थे, याद रखना। सेंट्रल लेवल को हम इंट्रा बोलते हैं, स्टेट लेवल को भी इंट्रा बोलते हैं और इसे इंटर बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंट्रा और इंटर में। इंट्रा मतलब होता है विद इन, तो ये आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट चीज में सबसे पहले क्या, ये सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है, प्राइस में इफेक्ट देता है, कंजम्पशन बेस्ड है, कंजम्पशन मतलब जो कंज्यूम करेगा। अब महाराष्ट्र में गाड़ी बनी, महाराष्ट्र में गाड़ी बनी और एमपी ने से खरीदा, तो एमपी ने खरीदा तो एमपी में
एमपी टैक्स पे करेगा, ठीक है। इनवॉइस मैचिंग, अब आपने बोला कि हमने इतना जीएसटी पे किया, तो आप बिल दिखाइए, बिल दिखाएंगे तो आपको रिबेट मिल जाएगा। एंटी प्रॉफिट मेजर, अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं बनाते क्योंकि जितना प्रॉफिट उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इससे भी बच जाता है। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जीएसटी का, इन्होंने कहा कि अगर 20 लाख से ऊपर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस 10 लाख से ऊपर होगा, अगर नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज की बात है तो। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल ए बी सी, ये 3 रॉ मटेरियल लगा 70 130 100। अब जब ये रॉ मटेरियल लगाए तो इसमें साथ में टैक्स भी पे करते हैं, तो इन्होंने कहा भैया अब हम फाइनल गुड्स में जब ऑलरेडी 70 प्लस 130 प्लस 100 पे कर चुके हैं, जो कि टोटल 450, सॉरी जो कि टोटल कितना होता है, टोटल होता है 300 रुपए, तो 300 का वो टैक्स पे कर चुका है। तो अगर आ रहा है जीएसटी 450 का, 300 पे कर चुके तो बस आपको 150 देना, दैट वाज इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए, तो अब कुछ की फीचर्स, जीएसटी एप्लीकेबल होल ऑफ द कंट्री है, गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करता है, कंजम्पशन बेस्ड है, इंपोर्ट में भी लगता है। ये रेट है जीएसटी की 5%, 12, 18 एंड 28। पेमेंट ऑफ द जीएसटी एनी एफटी एंड आरटीजीएस से भी आप पे कर सकते हो। इनकी कुछ काउंसिल बनी है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स होते हैं। कोरम, मीटिंग अटेंड करना होता है तो 50% लोग प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सेंट्रल स्टेट लेवल में तो मेजोरिटी से लिए जाते हैं, मेजोरिटी से मतलब 75% है, जिसमें 1/3 लोग सेंट्रल के बैठते हैं और 2/3 लोग स्टेट के बैठते हैं। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका वन शॉट रिविजन में कंप्लीट होता है।